हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 4 मई को ओवैसी साहब आए और पूर्वी चंपारण के ढाका में राणा रणजीत साहब को अपना प्रत्याशी घोषित किए ढाका विधानसभा सीट से। और फाइनली आज ढाका विधानसभा में एक भव्य यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया। राणा रणजीत साहब और उनके जो भी प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष उनके द्वारा एक साथ फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और उसी संबंध में फाइनली जो पवन जायसवाल अभी ढाका के वर्तमान भाजपा के विधायक है और प्लस फैसल रहमान जो आरजेडी के पूर्व विधायक है, उन दोनों को लेकर राणा रणजीत साहब ने क्या कहा, चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही बातें। नाम ही दर्शाता है, ये पार्टी एआईएमआईएम का पार्टी ऑफिस नहीं है, एआईएमआईएम का सेवा कार्यालय है। और हमारी पार्टी चूंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है ये हम लोग सिखाने का काम करेंगे। मजबूत विपक्ष केवल विधायक के रूप में नहीं, प्रमुख है उनका विपक्ष कैसे होगा। और जो विधायक है या पूर्व विधायक है जो कहते हैं कि हमने ये काम किया है वो काम किया है, तो किन उन कामों में क्या कमी रह गई है उसका भी जो है हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। किसी को जो है हतोत्साहित करना या किसी के खिलाफ गलत बोलना नहीं। जो आपका काम था, जो आपका दायित्व था, जो आप नहीं निभा पाए, उसको जो है हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। सेवा कार्यालय है, लोगों की सेवा करेंगे। पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने हम लोग केवल 20 दिन पहले टिकट लेकर के आए थे, लेकिन इस बार 25 हफ्ते पहले हम लोग आए हैं। आज से लगभग जोड़िएगा तो 25 हफ्ते आपके पास हैं और सेवा करके लोगों के दिल में जगह बना करके हम लोग अपने चुनाव का, पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे और लोगों को जो है दिल में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। पहला जो हम लोगों ने मुद्दा, चूंकि आज कार्यालय भी खुला, कई लोगों ने अपनी बात को रखा कि पहला मुद्दा होगा भारत माला प्रोजेक्ट में जो जमीन दाता है उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर पैसा दिया भी जा रहा है तो 2% कमीशन भू अर्जन कार्यालय उनसे ले रहा है। एक ही रकबा, एक ही खाता, खेसरा का जमीन, किसी को पैसा मिल गया, किसी को पैसा नहीं मिला। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इससे संबंधित जितने भी सीओ कार्यालय हो, भू अर्जन पदाधिकारी हो या जो भी लोग हैं, भारत माला में पेमेंट में इस तरह की धांधली क्यों हो रही है? अगर पेमेंट करना है तो एक लाइन से क्यों नहीं हो रहा है? किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। हम लोग एक पद यात्रा करने जा रहे हैं, घर घर घूमने जा रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब के कार्यक्रम का प्रचार किया गया था, उसी तरीके से घर घर जो है एक कार्यक्रम, बिल्कुल एक रूट मैप हम लोग देंगे और लोगों के पास, लोगों के दरवाजा पे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो फलाने का आदमी है, कोई पूर्व विधायक का आदमी है, कोई विधायक का आदमी है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि चूंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई किसी का आदमी हो सकता है, लेकिन अब जब आप सेवा करिएगा, उनके लिए संघर्ष करिएगा, मेहनत करिएगा, तो निश्चित रूप से वो आपके भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में या आपके समर्थक के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो लोगों की सेवा करनी है। पहला मुद्दा भारत माला में पेमेंट में जो धांधली हो रहा है उसको उठाया है। उसके बाद कल लंबी लिस्ट है, जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी प्रताड़ित कर रहे हैं गलत बिजली बिल के नाम पे, उनके उसको लेकर के भी हम लोग उठाएंगे सवाल। और खास करके दलित बस्तियों में जो 5 किलो अनाज आपको दिया जाता है, मैं एक जो है कंपटीशन करने जा रहा हूं कि मेरे किसी भाई को 5 किलो अनाज अगर मिलता हो, मेरे किसी दलित भाई को अगर 5 किलो अनाज मिलता हो और नाप करके वो दिखा दे, तो हम लोग उसको बुला करके उस डीलर को भी माला पहनाएंगे और उस व्यक्ति को भी माला पहनाएंगे। पूरे ढाका विधानसभा में अनाज जो है 5 किलो किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी धांधली इसमें की जा रही है, पूरी संलिप्तता है। अगर यहाँ जो विपक्ष अगर कोई है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? और 6 महीने जो भी बाकी है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका मैं निभाने जा रहा हूं और ताकत जनता के हाथ में देना। जनता का अधिकार, जनता कैसे सवाल करे उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। आरटीआई को लेकर के ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक नागरिक का अधिकार है कि आपके यहाँ कोई अगर रोड बना तो उसमें क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों टूट गया? आपके यहाँ कोई पुल पुलिया बना, आपके यहाँ कोई योजना बना तो क्यों खराब हो गया? इससे आरटीआई लगा करके उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? आरटीआई का अधिकार आपको सिखाएंगे, बताएंगे। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप मेरे पास आइए, हम आपको ऑफिस के माध्यम से आरटीआई करवाएंगे, लोक शिकायत करवाएंगे। 5 से 6 महीना जो चुनाव में बाकी है, ढाका की जनता को ताकत इतना मजबूत बना देंगे कि अपने विधायक से लेकर के, मुखिया से लेकर के, प्रमुख से लेकर के, नगर अध्यक्ष से लेकर के, एक एक सरकारी, अपने एसडीओ से, अपने थाना प्रभारी से, एक एक सरकारी महकमे से सवाल कैसे किया जाता है उनको सिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मोतियूर रहमान साहब, सीताराम बाबू, रघुनाथ झा जी के जमाने में ताकत जनता के हाथ में होती थी। जनता जो है खड़ा, जब सवाल करे तो अफसर खड़ा हो जाता था और जनता के हाथ में ताकत महसूस। सरकारी कर्मचारियों का कॉलर जो है कागज कलम से पकड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, मोतियूर रहमान साहब, सीताराम बाबू, रघुनाथ झा जी का जो सपना था
कि ताकत हमेशा जनता के पास रहे, वही ताकत हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं। आपको आपकी ताकत के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष ने बताया, जब एक आम नागरिक के रूप में आपने थाना प्रभारी को फोन किया तो कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब आपने कहा कि मैं एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष हूँ, जब आप फोन करेंगे आप कहेंगे मैं एआईएमआईएम का पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, तो उनको पता है कि एमआईएम के नेता चाहे असुद्दीन ओवैसी साहब हो, अख्तर उल ईमान साहब हो या इस इलाके में राणा रंजीत है, आपके साथ खड़ा रह करके आपके संघर्ष और आपकी आवाज को बुलंद करने का हौसला रखते हैं। मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन यहाँ के जो भी मुद्दे होते हैं हम लोग सदन में उठाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, इस इलाके में जब आए, तो क्या उनकी ताकत है, क्या उनके सवालों की ताकत है। एक एक जो है करप्ट आदमी हो या गलत करने वाला आदमी उनके सवालों से घबराता है। एक छोटा सा ट्वीट अगर ओवैसी साहब कर दें तो उसकी ताकत क्या है कि वो पूरा नेशनल न्यूज बन जाता है। और सबसे बड़ी ताकत एआईएमआईएम की है, हम डिजिटली बहुत ताकतवर हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत ताकतवर हैं। और मैं अपने तमाम जो मेरे भाई जो बॉम्बे में काम करते हैं, सूरत में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर रूप से, आर्थिक रूप से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे किसी भी रूप से मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं। वो वोट देने भले आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे इतना हौसला देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भैया आप पंचायत अध्यक्ष बनाइए, अगर 1000-2000 रुपए उनको देना होगा हर पंचायत अध्यक्ष को बूथ कमेटी बनाने के लिए, तो हम आपस में चंदा आपको देंगे और आप संगठन को मजबूत करिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 6 महीना है और आप अगले महीने इसी कार्यालय में आप देखेंगे कि जितना कार्यकर्ता हमारे एआईएमआईएम का होगा, बूथ लेवल तक की कमेटी को बना करके हम बहुत ताकत अंदाज में जो है आप देखिएगा एआईएमआईएम कितनी मजबूती से चुनाव को लड़ रही है। और पहली बार कोई पार्टी लड़ती है और 19 में से 5 विधायक जीत जाती है बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी के सहायता के, तो इससे ताकतवर पार्टी मुझे नहीं लगता है कोई और पार्टी बिहार में आज तक पनपी थी। और जब राणा रंजीत सिंह जैसा हिंदू इस पार्टी से और दलित रितेश पासवान जैसा दलित इससे जुड़ता चला जा रहा है, हर वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ढाका में एक हिंदू विधायक अगर बनाया यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, दलित भाइयों में, तो अगल बगल में बाजपट्टी से अगर हमारे मुन्ना मंसूरी साहब लड़ रहे हैं और अगल बगल में नरकटिया से जो है हमारे अगर डॉक्टर शमीमुल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, तो एक एक आपके मुस्लिम भाइयों को मदद होने जा रहा है। एक एक हिंदू जो है एमआईएम को वोट करेगा। एक नया ताकत जो है तिरहुत प्रमंडल में हम लोग एकत्रित करने जा रहे हैं और जनता की हक की लड़ाई और मजबूती से चलिए। दोनों विधायक जी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो भी किया है ढाका के लिए किया है, लेकिन कितना किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज एक भी बस स्टैंड जो है ढाका को नहीं मिला हुआ है। आज ढाका को आप जिला बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन कौन सा संघर्ष किया है कि ढाका जिला बन जाए। गूंगे बहरों को कोई सुनता है क्या? धमाके की जरूरत पड़ती है, अपने आंदोलन को जरा ताकतवर करना पड़ता है। केवल बैठे बैठे और बोल देने से चुनाव के समय उससे नहीं होगा। आज चुनाव अगर नजदीक आया है तो आप निकले हैं, लेकिन हम लोग जब से चुनाव लोकसभा का लड़े, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में उतरे हैं, तब से लगातार हम लोग जमीन पे हैं। तो मैं दोनों को आईना दिखाने का काम करूंगा। आप लोग के सोशल मीडिया और आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से दूंगा ही, और आरटीआई और लोक शिकायत के माध्यम से भी कि कौन सी सड़कें आपने बनाई है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ क्या काम हुआ है, एक एक चीज का जो है आईना दिखाने का काम किया जाएगा और ताकत जनता के हाथ में दिया जाएगा। विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो है जनता विकल्प तलाश रही है, एक मजबूत और एक ताकतवर व्यक्ति को जो जनता के हित के लिए, वो कॉम्पिटिटर माने कि नहीं माने, मैं तो उनको दोनों में से किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर उनकी पार्टी ने अगर ये फैसला कर दिया होता कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ढाका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तभी मैं कॉम्पिटिटर मानूंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकर के ऐलान किया है, तो आज की डेट में मेरा कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, क्योंकि कौन किस पार्टी से लड़ेगा, कौन किस गठबंधन से लड़ेगा, इसका फैसला तो आज तक हुआ नहीं है। तो मेरा कॉम्पिटिटर आज की डेट में कोई नहीं है और मैं लोगों के पास वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ। वोट का समय जब आएगा तो देखा जाएगा, मैं लोगों की सेवा करने निकल रहा हूँ। देखिए, जो विधायक होता है उसकी जवाबदेही एक एक जनता के प्रति होता है, चाहे वो कोई गरीब दलित हो या कोई पूर्व विधायक हो या कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो। एक एक यहाँ का जो वोटर है या जो भारत देश का नागरिक है वो उनसे सवाल कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि आप विकास पुरुष हैं तो सबके सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो मैंने ये उनको कंपटीशन दिया था, उनको बोला था कि आइए जनता के साथ, अगर आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है तो एक जनसभा का आयोजन करते हैं। जनता आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, हिम्मत है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी जो आपके जो है उनको तो हिम्मत नहीं हो पाई है। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी नहीं कर पाए और आज देश की जो हालत है, इतने हम सब लोग एक होकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा और आज जो है अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। शिमला समझौता में यही बात हुई थी कि कोई तीसरा
ये तय नहीं करेगा कि हम युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। निर्णय लेना था, प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लेते, उनके हर निर्णय का हम लोग स्वागत करते, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बैठे बैठे ये तय नहीं करेगा कि भारत युद्ध करेगा कि नहीं। तो मैं पवन जायसवाल जी, जो आपके वर्तमान के भाजपा से विधायक हैं, उनको मैं यही चैलेंज करता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत तो नहीं है कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए, जनता के सामने हम लोग आमने सामने होते हैं। बहुत विकास का काम आपने किया है, तो हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझसे डिबेट करें, जनता से डिबेट करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आइए, जनता के साथ हम लोग डिबेट करते हैं। मैं भी रहूंगा, जनता भी रहेगी। मैं एक आम जनता के रूप में डिबेट करना चाहता हूं और सभी जनताओं को बुलाया जाएगा। आप भी अपने लोग को बुलाइए, हर वर्ग के लोग को बुलाइए, हर समाज के लोग को बुलाइए। आइए, आपको लगता है कि बहुत विकास किया, तो हम लोग सवाल जवाब का एक दौर करते हैं। फैसल रहमान साहब थोड़ा कम बोलते हैं, इसलिए हमने एक आग्रह किया है कि मोतियूर रहमान साहब मेरे भी गार्जियन थे, मेरे चाचा की तरह थे और मेरे पड़ोसी भी रहे हैं। मेरे पिताजी को उन्होंने लोकसभा में मदद किया, तो मेरे पिताजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनको राज्यसभा से भेजा जाए। चुनाव में लालू जी ने कह दिया था कि भेजेंगे, लेकिन लालू जी पलट रहे थे भेजने के समय। मेरे पिताजी लड़ करके, संघर्ष करके उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और ये बोला कि मैं दोबारा शिवहर में कैसे जाऊंगा। मोतियूर रहमान साहब को मैंने वादा किया है और लालू जी से मेरे पिताजी ने कहलवाया कि एक तीर से दो निशाना होगा, यहाँ सीताराम बाबू को वोट दीजिए, उधर मोतियूर रहमान साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो कर्ज नहीं है, दो दोस्तों की, दो भाइयों की आपस की जो है, दोनों को मदद करने का परस्पर संबंध था। और मोतियूर रहमान साहब मेरे चाचा की तरह है, मेरे गार्जियन है। अगर उनके बेटे को मौका मिला है तो एक बार मुझे लगता है कि ढाका के जनता मोतियूर रहमान साहब के भतीजा राणा रंजीत सिंह को भी मौका देगी। तो आपने देखा विशेष, आप लोगों को कैसा लगा? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।